आज जो मैं आपको सच्ची घटना बताने वाला हूँ वह बिहार के पटना की है। पटना के मीनाक्षी होटल के कमरा नंबर 303 में एक महिला की नंगी हालत में लाश पड़ी हुई थी, जिसके तन पे एक भी कपड़े नहीं थे और उसके बगल में उसकी वर्दी रखी हुई थी जिस पर उसका नाम शोभा कुमारी लिखा हुआ था। बिस्तर पर बगल में 2 तमंचे रखे हुए थे और नीचे एक खाली खोखा वहाँ पे गिरा हुआ था। होटल के कमरे की फर्श पर सिंदूर बिखरा हुआ था। यह दर्दनाक हादसा कैसे हुआ था, क्या हुआ था उस महिला पुलिस के साथ में, यह सारी कहानी मैं आपको इस घटना में बताने वाला हूँ। दोस्तों, यह बिल्कुल एक सच्ची घटना है और हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह की सनसनीखेज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल जुर्म की कहानियां को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहां पर इसी तरह की सस्पेंस और जुर्म की संबंधित सच्ची कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। महिला सिपाही की खून से लथपथ लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। लाश बिल्कुल अर्धनग्न हालत में थी, उसके तन पे एक भी कपड़े नहीं थे, तो वहाँ पर किसी ने उसके शव के ऊपर में चादर डाल दिया था। पते की बात यह थी कि उस कमरे में उसका पति या और आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बिस्तर पर महिला सिपाही की वर्दी और एक बैग पड़ा हुआ था। नीचे फर्श पर 1 मीटर के इर्द गिर्द सिंदूर बिखरा पड़ा था। वर्दी पर लगी नेम प्लेट से मृतका का नाम शोभा कुमारी पता चला। और तो और वर्दी के पास ही 2 तमंचे कट्टे रखे हुए थे, जबकि फर्श पर एक कारतूस का खोखा भी पड़ा हुआ था। पुलिस ने इसी से अनुमान लगाया कि हत्यारे ने इसी कट्टे का इस्तेमाल किया होगा इस महिला पुलिस को मारने के लिए। पुलिस ने दोनों कट्टे और फायरशुदा खोखा को अपने कब्जे में ले लिया था। 20 अक्टूबर 2023 की सुबह 10 बज रहे थे। पटना में स्टेशन रोड स्थित होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 305 के मुसाफिर संजय कुमार अपना चेकआउट करने के लिए तैयार थे। उन्होंने रिसेप्शन पर फ़ोन करके मैनेजर को बताया कि मैं यहाँ चेकआउट करने वाला हूँ, आप किसी को कमरे की जांच करने के लिए आप भेज दीजिए। होटल के मैनेजर विकास ने कहा कि आप परेशान न हों, मैं अपने कर्मचारी को वहाँ पर भेज रहा हूँ, वह चेक कर लेगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप कमरे से कहीं मत जाइएगा। कुछ देर बाद कुछ सोचकर मैनेजर विकास कुमार किसी और को न भेजकर खुद ही कमरा पर चेकआउट करने के लिए तीसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 305 की ओर लिफ्ट में सवार होकर पहुंच गया। वहां से कमरा नंबर 305 करीब 5 मीटर दूर पश्चिम की ओर था। वहां गैलरी से होकर जाना होता था। उस गैलरी से होकर मैनेजर जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि कमरा नंबर 303 का दरवाज़ा खुला हुआ है। भीतर कोई हलचल होती न देखकर मैनेजर विकास कुमार को कुछ शक हुआ तो कमरे में वह दाखिल होता है। कमरे में महिला सिपाही की नग्न हालत में लाश पड़ी हुई थी, जो कि खून से सनी हुई थी और बगल में उसकी वर्दी भी पड़ी हुई थी। होटल मीनाक्षी स्टेशन रोड स्थित कोतवाली थाने में पड़ता है। होटल का मैनेजर विकास ने फ़ोन करके घटना की सूचना तुरंत ही कोतवाली के थाने के इंस्पेक्टर कौशलेंद्र सिंह को दे दी थी। घटना की सूचना मिलते ही वे भी आनन फानन में कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो जाते हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर इंस्पेक्टर ने सबसे पहले कमरे का मुआयना किया। पता चला कि कमरा 19 अक्टूबर को किसी गजेंद्र कुमार यादव ने अपने और अपनी पत्नी शोभा कुमारी के नाम पर बुक कराया था, जो कि बिहार के जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के दमौआ गांव का निवासी था। इसके बाद इंस्पेक्टर सिंह ने जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस घटना के बारे में जानकारी दे दी। घटना की सूचना पाते ही एसपी सिटी वैभव शर्मा, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद मौके पर पहुंच गए। मौके पर मृतका का पति गजेंद्र फरार था। इससे यही अनुमान लगाया जा रहा था कि घटना को अंजाम देने में उसी का हाथ रहा होगा। पुलिस ने वहां पर तफ्तीश करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भिजवा दिया और अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। होटल में दर्ज पति का नाम गजेंद्र लिखा हुआ था, जो कि जहानाबाद का रहने वाला था। गजेंद्र की तलाश के लिए पुलिस ने उसके घर पे दबिश दी, लेकिन
गांव में जाने के बाद में पुलिस को पता चला कि गजेंद्र घर पे नहीं है। दोस्तों बताते चलें कि गजेंद्र यादव का जो पिता रहते हैं रामाशीष यादव, वह पहले गांव के चौकीदार हुआ करते थे और उनको कैंसर हो गया था और ज़्यादातर वह बेड पर ही रहते थे। रामाशीष से जब पूछताछ की गई उनके बेटे के बारे में तो उन्होंने क्या जवाब दिया, साहब वह मेरे लिए कैंसर की दवा लेने के लिए 17 अक्टूबर को दिल्ली चला गया था और दवा लेकर 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन पुलिस ने बताया कि वह पत्नी की हत्या करने के बाद फरार है। पुलिस द्वारा बहू की हत्या की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया था। दोस्तों घर में रोना धोना शुरू हो गया था। फिलहाल गजेंद्र के नहीं मिलने पर पटना पुलिस जहानाबाद से पटना वापस खाली हाथ लौट आई थी, लेकिन काको थाने को उस पर कड़ी नज़र रखने के लिए कह दिया गया था। करीब सप्ताह भर बाद यानी 28 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने कैंसर पीड़ित पिता को हिरासत में ले लिया। तकरीबन एक सप्ताह के बाद यानी 28 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने कैंसर से पीड़ित उसके पिता को हिरासत में ले लिया। पिता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की सूचना किसी तरह से गजेंद्र के पास पहुंच जाती है, क्योंकि गजेंद्र भी छिपा छिपा चल रहा था और वह हर तरह की खबरें प्राप्त कर रहा था किसी किसी के माध्यम से। जब उसे खबर मिलती है कि पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है तो वह 30 अक्टूबर 2023 को जहानाबाद के अदालत में जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। आरोपी गजेंद्र के आत्मसमर्पण की सूचना मिलते ही 1 नवंबर 2023 को पटना पुलिस टीम जहानाबाद के लिए रवाना हो जाती है और गजेंद्र को अदालत के सामने पेश करके उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर वहां से पटना के लिए वापस हो जाती है। उसके बाद आरोपी गजेंद्र से 2 घंटे तक कड़ी पूछताछ की जाती है। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी गजेंद्र पुलिस के सामने घुटने टेक देता है और वह घटना की जो भी कहानी है वह पुलिस को सुनाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस के द्वारा पूछताछ में इस हत्याकांड के बारे में जो कहानी सामने आती है उससे पता चलता है कि शोभा ने अपने खुद ही हाथों अपनी बदनसीबी की कहानी लिखी थी, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 30 वर्षीय गजेंद्र यादव मूल रूप से बिहार के जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के दमौआ का रहने वाला था। अपने 2 भाइयों में गजेंद्र बड़ा था। जितना पढ़ने में गजेंद्र अव्वल था उतना ही अच्छे व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था। जो व्यक्ति उसके साथ एक बार मिलता था वह उसी का होकर के रह जाता था। उसने अपने लिए एक अलग पहचान बनाने के लिए घर से दूर एक जगह है कुर्था, वहाँ के एक मोहल्ले में उसने एक कोचिंग सेंटर खोल लिया था। वह पढ़ने लिखने में अव्वल तो था ही, साथ ही वह एक खुशमिजाज व्यक्ति था, जिसके कारण वह जो है कोचिंग जब ओपन करता है तो वहाँ पे कई बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जिसमें कि युवक युवतियाँ रहते हैं। वह बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस की कोचिंग देता था। उसके कोचिंग सेंटर में मोहल्ले के अनेक लड़के लड़कियां कोचिंग में आने लगते हैं। उसी में शोभा भी थी, जो कि गजेंद्र के कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए आने लगी थी। यह बात 2018 के आसपास थी। उसी दौरान पढ़ाते पढ़ाते गुरु शिष्य में प्रेम हो जाता है। गजेंद्र जैसे प्रेमी को पाकर शोभा बहुत ही खुश थी और यह उम्र भी ऐसे ही होती है। दोस्तों गजेंद्र की उम्र भी 26-27 साल के आसपास थी और शोभा भी तकरीबन 19-20 के आसपास थी। एक दिन समय देखकर गजेंद्र ने अपने माता पिता से शोभा के रिश्ते के बारे में जानकारी दे दी और शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर की। तो लड़का अपने पैर पे खड़ा ही था, तो उसकी हालत को देखते हुए उसके माता पिता उसे इजाज़त दे देते हैं। लेकिन साथ ही वो लोग एक शर्त रखते हैं माता पिता गजेंद्र से कि आप जब शादी करोगे तो इसको यहाँ गांव पर मत रखना आप। गजेंद्र ने अपने प्यार को पाने के लिए पिता की शर्त को मान लेता है और शोभा से कोर्ट मैरिज करके शहर में किराए का कमरा लेकर के उसके साथ रहने लगता है। गजेंद्र के पिता रामाशीष यादव को उसके गांव में नहीं रहने के लिए कहने के पीछे एक वजह थी। उसकी वजह यह थी कि दरअसल गजेंद्र जब 13 साल का था तो उसका अपहरण हो गया था। अपहरण की वजह यह थी कि बिहार में एक शादी होती है पकड़ुआ विवाह, जो कि पहले बहुत ज़्यादा होती थी और अब कम होती है। तो उसी के तहत उसको अपहरण करके उसकी शादी कर दी गई थी और
गजेंद्र के पिता ने भी इस शादी को अपनी मुहर लगा दी थी, लेकिन गजेंद्र किसी भी हालत में जिसके साथ में शादी हुई थी उसको अपने साथ रखने और उस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए पिता पुत्र में अनबन भी रहती थी। बाद के दिनों में गजेंद्र और उसकी पत्नी के बीच तलाक हो गया था। तलाक के बाद दोनों अलग अलग हो गए थे। शोभा अति महत्वाकांक्षी युवती थी। गजेंद्र उसकी महत्वाकांक्षाओं को अच्छी तरह जानता था। इसी बीच गजेंद्र एक बेटी का बाप भी बन जाता है। बेटी के घर में आने से खुशहाली हो जाती है। दोस्तों, उन दिनों संजोग से बिहार में पुलिस की बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकली थी। गजेंद्र ने पत्नी शोभा को इस पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करा दिया। उसकी मेहनत से बिहार पुलिस में वह भर्ती हो गई। इसके लिए गजेंद्र ने अपने हिस्से की 5 बीघा जमीन भी बेच दी थी। अपना कारोबार और अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। उसका सोचना था कि उसकी तो प्राइवेट जॉब है, अगर दोनों में से किसी एक की भी सरकारी नौकरी हो जाए तो जीवन सरल हो जाएगा। यही सोचकर उसने पत्नी को नौकरी के लिए प्रेरित किया था। शोभा की ट्रेनिंग पटना में हो रही थी। बेटी दादा दादी के पास रहती थी। उसे जब ट्रेनिंग से थोड़ा सा वक्त मिलता तो 1-2 दिन के लिए बेटी से मिलने के लिए जहानाबाद स्थित अपने घर आ जाया करती थी, या फिर गजेंद्र ही पत्नी से मिलने के लिए पटना चला जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान ही शोभा को वहीं पर एसएसबी की तैयारी कर रहे धीरज से प्यार हो जाता है। यह घटना से करीब 1 साल पहले की बात है। शोभा अपने परिवार के प्रति अति लापरवाह होती जा रही थी। शोभा की ये बातें पता नहीं क्यों गजेंद्र को अजीब लग रही थी। वह सोचता था कि ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे से मिलने तक के लिए आने का वक्त नहीं निकाल सकती हो। बात 1 जुलाई 2023 की है। गजेंद्र किसी काम से पटना आया था। उसने यह बात पत्नी को नहीं बताई थी। दोपहर के वक्त गजेंद्र ने देखा कि एक बाइक पर किसी युवक के साथ में उसकी पत्नी कहीं जा रही है। जिस युवक के साथ वह जा रही थी उसका न तो गजेंद्र के साथ कोई रिश्ता था और न ही वह उससे कोई रिश्तेदार था, और न ही गजेंद्र उसको जानता था। जब अपनी बीवी को उसने मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते देखा उस अजनबी के साथ में, तो गजेंद्र का माथा ठनक जाता है। शोभा के इस कदम से गजेंद्र डिप्रेशन में चला जाता है और बुझा बुझा सा रहने लगा। गजेंद्र इस कदर डिप्रेशन में चला जाता है कि खुद को अकेला समझने लगता है। गजेंद्र डिप्रेशन से बिल्कुल टूट चुका था। अब उसमें पत्नी की बेवफाई का दर्द सहने की क्षमता नहीं रह गई थी। इसलिए वह जल्द से जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था, और इसी के तहत उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। गजेंद्र सोचता है कि यदि शोभा मेरी नहीं हुई तो वह उसे किसी और की भी होने नहीं देगा और उसे मरना होगा। अक्टूबर के महीने में दुर्गा पूजा होती है। ट्रेनिंग के दौरान शोभा की ड्यूटी कोतवाली क्षेत्र में लगी थी। यह बात गजेंद्र को पता चल चुकी थी। 17 अक्टूबर 2023 को गजेंद्र पिता के कैंसर की दवा लेने के बहाने जहानाबाद से दिल्ली के लिए निकला था, क्योंकि उसके पिता की दवा दिल्ली से आती थी। लेकिन दिल्ली जाने के बजाय वह पटना आ गया था, जहां उसकी पत्नी ट्रेनिंग कर रही थी। बेटी को उसने छोटे भाई की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया था। 19 अक्टूबर को वह पटना आ गया। पटना में उसने स्टेशन रोड पर मीनाक्षी होटल में एक कमरा पति पत्नी के नाम से बुक करवाया था। उसे ठहरने के लिए जो कमरा अलॉट हुआ था वह 303 नंबर था। उसके पास एक पिट्ठू बैग था, उसमें एक जोड़ी कपड़ा रखा था। उन्हीं कपड़ों के बीच में उसने 2 लोडेड देसी तमंचे भी रख लिए थे। रात में जब वह घूम फिर कर होटल लौटा तो रात के करीब 9 बजे उसने पत्नी शोभा को फ़ोन किया और उसका हालचाल लिया। उसने उससे कहा कि वह स्टेशन रोड के होटल में ठहरा हुआ है, थोड़ी देर के लिए होटल में आ जाए। पति के कई बार कहने के बाद भी शोभा ने रात में आने से मना कर दिया और सुबह मिलने की बात उसको बताई। अगली सुबह 8 बजे शोभा होटल पहुंची। उस समय गजेंद्र पूरी तरह तैयारी कर चुका था और बैग से दोनों तमंचे निकाल कर कमरे में खोस लिए। शोभा कमरे में जैसे ही घुसी उसे बिना सिंदूर के देख उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद छिड़ जाता है। गजेंद्र अपने साथ सिंदूर की डिबिया को भी लेकर के आया था। वह अपने हाथों से पत्नी की मांग में सिंदूर भरना चाहता था, लेकिन शोभा इसके लिए तैयार नहीं हुई और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी दौरान गजेंद्र के हाथ से सिंदूर की डिबिया छूटकर फर्श पर नीचे गिर गई और होटल के कमरे पर सिंदूर बिखर गया था। यह देखकर गजेंद्र एकदम पागल सा हो गया और उसने आओ देखा न ताओ कमर में खोस
रखा कट्टा निकाला और उसके सीने पर गोली मार दी। गोली लगते ही शोभा नीचे फर्श पर जा गिरी और तुरंत ही वहाँ पर दम तोड़ देती है। इसके बाद उसने दोनों असलहे बिस्तर पर रख दिए और पत्नी की वर्दी उसके जिस्म से उतारकर बेड पर रख दिए। फिर कमरे से 9:32 पर वह बड़े आराम से अपना बैग लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। गजेंद्र से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, मेरा कहानी कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य होता है कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको सजग करना है, सचेत करना है। दोस्तों, यदि आप इसी तरह की सनसनीखेज कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।